Hi dear friends, good morning to all of you and good morning to all my dear students। एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा फ्रेंड्स क्लास 11th के लिए होगा। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का जो आज टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है प्रकृति में मूल बल के प्रकार। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में मूल बल के प्रकार। क्या पढ़ा जाएगा? प्रकृति में मूल बल के प्रकार। तो अब जो प्रकृति की बात की जाती है उस प्रकृति में हमारे मूल बल कितने होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बल तो हमारे बहुत होते हैं लेकिन इस प्रकृति में हमारे जो बल होते हैं वह 4 तरीके के कार्य करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो प्रकृति में जो मूल बल होते हैं कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो पहला होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स एंड थर्ड वन जो होता है वीक न्यूक्लियस फोर्स। यह 4 फोर्स हम पढ़ते हैं। पहले को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय बल। इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। और इसको कहा जाता है क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये 4 टाइप्स के जो फोर्स होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे प्रकृति में क्या होते हैं? कार्य करते हैं। तो अब इन चारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। पार्ट वाइज हम लेके चलते हैं, समझते चलते हैं। यह चारों बल जो है फ्रेंड्स ये हमारे ब्रह्मांड में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी अगर इस ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो इन चारों बल का उपयोग किया जाता है। इनमें से अगर कोई भी एक बल ना हो तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाएंगी। यानी घटनाएं शुरू होने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो रिसर्च के माध्यम से यह 4 बल हमारे मूल रूप से पाए जाते हैं और इन्हीं चारों पे सारे वर्क फंक्शन होते हैं। तो पहला अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं तो डिफिनीशन क्या दिया जाता है? क्योंकि ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल बल कहा जाएगा कि जिस बल के कारण 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। जिस बल के कारण 2 वस्तुएं, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक ऑब्जेक्ट मैं हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आप हो गए। तो जिस बल के कारण, अब बल के रूप में हम मान लेते हैं जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो काफी आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चल रहा है। तो अब उसको अगर हम बल मान लेते हैं तो जिस बल के कारण 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। यानी अगर मेरा नॉलेज आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आया तो आप हमको क्या किए? आकर्षित किए। तो सेम चीज हमारे इस नेचर में भी होता है कि अगर कोई 2 पार्टिकल है, उन 2 पार्टिकल के बीच अगर कोई बल है और वह एक दूसरे को क्या करते हैं? पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। तो वह जो बल होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो डिफिनीशन कैसे दे लेंगे?
जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। तो क्या कहा गया है कि जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती हैं। यानी जो आकर्षित करने वाली प्रक्रिया है, वह आकर्षित करने वाली प्रक्रिया जो बल देती है, वही बल हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जैसे आप लोगों ने काफी बार स्टोरी सुना होगा कि न्यूटन साहब जब सेव के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो सेव क्या हुआ था? नीचे की ओर गिरा हुआ था। तो उन्होंने उस पर निष्कर्ष निकाला कि आखिर में वृक्ष से सेव नीचे की ओर क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने काफी सर्च करने के बाद ये कहा कि कोई ना कोई एक बल है जो हमारे इस पृथ्वी के अंदर उपस्थित है, जो सारी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है। तो उसी बल को उन्होंने कह दिया क्या? गुरुत्वाकर्षण बल कह दिया। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल की मान हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके बाद से हम लिखेंगे, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा डायग्राम आप देख लो। कह रहा है कि जिस बल के कारण दो वस्तुएं, तो हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिया है। एक ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया m1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट को मान लिया क्या? m2। और इन दोनों ऑब्जेक्ट का ये हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। एक चीज आपको शुरू से बताया गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके सेंटर पे होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मास की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसके सेंटर पे ही निर्धारित होता है। तो यानी इसके सेंटर से यहाँ तक की बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई? r हो गई। यानी दो मास हमारे हो गए m1 और m2 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया। अब कहता है कि जब यह दोनों वस्तु एक दूसरे के करीब आएगी, देखो क्या कहता है कि जिस बल के कारण, यानी इन दोनों पे जो बल लगता है, और कौन सा बल? कि जिसके कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी अगर यह एक दूसरे को आकर्षित करती है तो जो बल इसमें उत्पन्न होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और यह बल F यह हो गया और F यह हो गया। यानी यह दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी बल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अब पहले के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको हम मान लेते हैं a1 और दूसरे के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? a2। और फोर्स हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब इसका डेरिवेशन किया जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन के नियमानुसार। तो न्यूटन के नियमानुसार अब हम क्या लिख देंगे? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, क्या कहा गया है? उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, तो द्रव्यमान हमारा क्या है? m1 और क्या है? m2 है। तो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। न्यूटन का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह न्यूटन के नियमानुसार हमने पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह दो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन के नियम से। तो अब कहता है समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। यानी
अगर मास इतना है तो फोर्स भी उसी के हिसाब से लगेगा, मास इतना है तो फोर्स उसके हिसाब से लगेगा। यानी मास पे क्या होता है, फोर्स डिपेंड करता है। यानी अगर मास कम होगा तो फोर्स कम होगा, मास अधिक होगा तो फोर्स अधिक होगा। यानी जितना यह होगा उतना ही यह होगा, यह अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा, यह कम होगा तो बल भी कम होगा। और जस्ट इसी का अपोजिट हम पढ़ते हैं जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो वहां पे कहता है कि अगर दूरी बढ़ती है तो बल क्या होगा, कम होगा, और अगर दूरी कम होती है तो बल क्या होती है, बढ़ती है। यानी अगर यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट है तो बल क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट काफी दूर हो तो बल हमारे क्या होंगे, कम होंगे। तो वही चीज इसका मतलब कहा गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कंबाइनिंग 1 एंड 2, COMBINING। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M1 M2 अपान r² हो जाएगा। अब जब यह प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं F इक्वल टू M1 M2 अपान r²। अब यह जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जो कैपिटल G होता है, तो वह क्या होता है, हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो अब यह जो फार्मूला हमारा निकला है, यही फार्मूला हमारे न्यूटन साहब ने क्या किया था, डिराइव किया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो यह हमारा जो कैपिटल G है यहाँ पे, यह कैपिटल G जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हमारे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गए। अब एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक लॉजिकली आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये इतना चीज तो आप लोग बेसिक रूप से पढ़ के आए हुए हैं, न्यूटन के नियम से इतना हमने डिराइव भी कर दिया। और जो कैपिटल जी का मान होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हमारा वैल्यू होता है जी का, कितना होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू कैपिटल जी का फाइंड आउट किया हुआ है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी कहीं पे भी, यानी चाहे अर्थ पे हो, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे खगोलीय पिंड पे, चाहे कहीं पे भी किसी भी ग्रह पे आप जाइए, यह नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा मान इतना ही होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, कैपिटल जी का मान। अब एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा मास m1 था, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या था, a1 था। तो अब हम एक फार्मूला पढ़े हैं F बराबर m इंटू ए, न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ा गया है F इक्वल टू m इंटू ए। देखो पहले के लिए मास हमारा, सॉरी पहले के लिए फोर्स क्या है, F है, तो मास क्या है, m1 है, तो एक्सेलरेशन क्या है, a1 है। तो अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इस F की जगह पे हम पहले मास के लिए लिख रहे हैं m1 के लिए, इस F की जगह पे अगर हम m1 a1 रखें तो क्या होगा, देखो m1 a1 इक्वल टू, अब कैपिटल जी है तो कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपन क्या हो जाएगा r²। देखो m1 से m1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a1 इक्वल टू क्या निकलेगा, कैपिटल जी m2 अपान r²। अब देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला है, यहाँ से भी निष्कर्ष आप क्या दे सकते हो कि जैसे जैसे हमारा एक्सेलरेशन है और यहाँ पे क्या है, मास है। क्लियर है। यानी अगर मास m2 हमारा अधिक होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक होगा। इस इक्वेशन से क्या निकलता है निष्कर्ष, देखो यहाँ से अगर इसको हम तोड़े तो यह दो भागों में टूटेगा। किसमें, एक a1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m2 और दूसरा a1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दो भागों में टूटेगा जैसे इसके पहले टूटा था। तो अब देखो जैसे जैसे दूसरे पिंड का मास हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे पहले पिंड का एक्सेलरेशन हमारा बढ़ेगा। यानी अगर इसका मास बढ़ता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत तेज होगा। अगर इसका मास कम होगा तो पहले का एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो इससे निष्कर्ष निकल गया। तो एक चीज हमारा, ये चीज कभी कभी कंपटीशन में ये पूछ देता है, न्यूमेरिकल में भी आपके आ जाता है। तो एक चीज ये हो गया। अब सेकंड केस के लिए हम क्या देखेंगे,
देखो अब सेकंड केस के लिए भी हमारा फोर्स क्या है, m है, तो इसके लिए हमारा मास क्या है, m2 और एक्सेलरेशन क्या है, a2 है। तो अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, अब यह केस हमारा फर्स्ट था और यहाँ पे हम केस सेकंड लेके चलते हैं। तो अब केस सेकंड में देखो, अब इस की जगह पे m2 a2 रखा जाए, तो m2 a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m2 से m2 कैंसिल हुआ, तो a2 बराबर क्या बच गया, G m1 अपॉन r स्क्वायर। तो अब यहाँ से भी दो निष्कर्ष हमारे निकले, क्या कि जो a2 होगा प्रोपोर्शनल टू m1 और a2 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो देखो अगर पहले का मास हमारा अधिक होता है तो दूसरे पिंड का एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक होगा। अगर पहले का मास कम होगा तो दूसरे का एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहाँ से हमने दो निष्कर्ष निकाला, एक गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसी फार्मूले से हमने दोनों पिंडों के लिए एक्सेलरेशन भी निकाल लिया कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी त्वरण जिसे कहते हैं कि त्वरण कितना होगा। तो यह हमारा हो गया कि अगर मास m2 हमारा अधिक होता है तो पहले का एक्सेलरेशन अधिक होगा, और अगर मास पहले का अधिक होता है तो दूसरे का एक्सेलरेशन अधिक होगा। तो ये हमारे हो गए गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, और ये हमारे हो गए गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ डेरिवेशन। तो ये चीज आप पॉइंट व्यू में नोट किए रहिएगा, दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये चीज हमारी इतनी क्लियर हो गई होगी बात। अब हम सेकंड आते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। तो इसको हम इरेज करते हैं। देखो अब सेकंड जो है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल है, वैद्युत चुंबकीय बल। तो अब वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, तो सिंपली क्लास 10th में आप लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा हो कि वैद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है वह क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्यरत जो बल होता है, आवेशित कणों के बीच कार्यरत जो बल होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय बल। और इसका जो क्या कहते हैं निष्कर्ष निकलता है वो कूलाम के नियम से हम निकालते हैं। तो देखो कहता है कि दो आवेशित कणों, तो दो आवेशित कण हम मान लेते हैं कि एक कण हमारा ये है और दूसरा कण हमारा ये है। इस पे भी हमारा चार्ज है क्या, प्लस क्यू, और इस पे भी हम चार्ज मान लेते हैं क्या, प्लस क्यू। दोनों चार्ज हमारे क्या है, आवेशित हैं। या एक चार्ज हमारा हो गया प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हो गया माइनस क्यू। ये दोनों चीज आपको पढ़े हुए कि आवेश जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो वही कह रहा है कि दो आवेशित कणों, आवेशित का मतलब क्या है, जिसपे चार्जेस हमारे हो। तो दो आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय बल। यानी अब इनके बीच में चूंकि यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब ये लॉजिकली आप लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि जब भी समान चार्ज होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और जब भी असमान चार्ज होंगे उनके बीच में आकर्षण होगा। यानी कहा जाए तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी के एक मेरे घर पे हैं जिनके पास 50 रुपए हैं, तो वह हमेशा हमसे लेने की इच्छा करेंगे कि हमसे वह और पैसा, यानी वो हमेशा मेरी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे कि मैं उनको दूं और वो हमसे लें। तो इस चीज को हम कह देते हैं एट्रैक्शन फोर्स। और अगर उसी घर में दो लोग हैं और उन दोनों लोगों के पास 100 रुपए हो, तो ना ये उनसे कम होंगे ना वो इनसे कम होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के रूप में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नहीं हम करेंगे, वो कहेगा नहीं हम करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल। यानी अगर सेम चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण, और सेम चार्ज नहीं हुए तो
आकर्षण। तो अब इसी चीज को कहा गया है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं और इस नियम को हम कूलाम के नियमानुसार समझते हैं। तो डिफिनीशन क्या दे देंगे? दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो क्या कहा गया है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल कह देते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे तो पहला चैप्टर में आप लोगों का मिलेगा। तो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत चुंबकीय लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। तो देखो हम फिगर यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं। एक चार्ज हमारा मान लेते हैं प्लस क्यू है और कोई दूसरा पार्टिकल रखें जिसपे भी हमारा क्या है? प्लस क्यू है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी दूरी पर रखा गया है? r दूरी पर रखा गया है। तो देखो दोनों हमारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरे को क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भेजेंगे। यानी इन पे जो फोर्स होगा हमारा इधर कहीं होगा और इस पे जो फोर्स होगा हमारा इधर कहीं, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर भेज रहे हैं। तो बल हमारे क्या हो रहा है? दूर। और यही जो बल है जो F है, यही F हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसी फिगर को हम एक तरीके से और देख लेते हैं कि अगर कोई दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है और दूसरा पार्टिकल हमारा कैसा है? नेगेटिव है और ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो? r हो, तब इनके ऊपर क्या होगा? तो देखो यह जो है इस पार्टिकल को अपनी ओर क्या करेगा? एट्रैक्ट करेगा, यानी यह फोर्स हमारा इधर होगा और यह जो होगा इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी यह फोर्स इधर होगा। यानी अब दोनों फोर्स हमारे क्या हो रहे हैं? एट्रैक्शन में हो रहे हैं। तो यह एट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ लिख देते हैं एट्रैक्शन और यहाँ पे लिख देते हैं रिपल्सन। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिकर्षित और इसका मतलब होता है आकर्षित। तो अब इस नियम को या इस फार्मूले को हम कूलाम के नियम से समझते हैं। तो कूलाम का जो नियम कहता है वो कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो यहाँ पे प्रतिकर्षण है, यहाँ पे क्या है? आकर्षण है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो वह बल हमारा क्या है? F है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती सेम पिछला है, वहां पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है। तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम से हम ये पढ़ते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह इक्वेशन 1 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम? कंबाइनिंग 1 and 2। तो 1 और 2 को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो जब मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन क्या होता है? R स्क्वायर होता है। तो जैसे वहां पे हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया था तो एक कांस्टेंट लगा था, तो यहाँ पे भी जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है क्या? स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बाय क्या होता है? R स्क्वायर होता है। तो यह हमारा हो गया क्या? कूलाम्स के नियम। और दूसरी चीज इसमें बाय एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोगों द्वारा
प्रयोगों द्वारा इस k का मान जो निकाला गया है 1/4πε0 और 1/4πε0 का जो मान निकाला गया था 10 × 10⁹ तो अब यह फार्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं f = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स के नियम से, कि जिससे हमने प्रूव कर दिया कि वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो ये दोनों चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से भी अगर कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। अब दूसरे के बाद जो तीसरा था हमारा प्रबल चुंबकीय बल, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो प्रबल चुंबकीय बल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं। प्रबल चुंबकीय बल और क्या कहते हैं दुर्लभ ये क्षीण चुंबकीय बल। तो अब लिखा जाएगा, अब जो थर्ड वन हमारा है प्रबल नाभिकीय बल। तो अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, तो जैसे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे नाभिक में, तो नाभिक हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो कहता है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला जो बल होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल। यानी इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बल बांधा रहता है, यानी दोनों बल को क्या किया रहता है, एक दूसरे के पास बांधा रहता है, उसी बल को हम कह देते हैं प्रबल नाभिकीय बल कह देते हैं। क्लियर है। यानी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों को बांधने वाला जो बल होता है वही बल हमारा क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं, एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट में है कि जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनको बांधे रखते हैं, यानी इकट्ठा किए रहते हैं, उसी को हम प्रबल नाभिकीय बल कह देते हैं। अब यानी अगर हम इस क्षीण नाभिकीय बल की बात करते हैं तो क्षीण नाभिकीय बल क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा कण तथा मूल कण के बीच कार्य करने वाले बल को हम कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहा गया है कि रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा कण तथा मूल कण के बीच कार्य करने वाले बल को हम क्षीण बल या क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो अब कहता क्या है कि जैसे यह जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, अब वो न्यूट्रॉन जिस पार्टिकल से बनते हैं उसको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्या कहते हैं, क्वार्क्स। और यह जो क्वार्क्स होते हैं ये हमारे 6 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो क्वार्क्स होते हैं ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, और इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूट्रॉन। और यही जो क्वार्क्स होते हैं, यही क्वार्क्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्षीण नाभिकीय बल। यानी इसके मोटे मोटा तौर पे क्या कहा जाएगा कि रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा कण तथा मूल कण के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। तो यह चीज इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें बीटा कण जो होता है वह होता है, यानी बीटा कण और मूल कण के बीच यह कार्य करता है। तो ये हमारे वो प्रकृति में मूल बल के प्रकार के बारे में टोटल डिफिनेशन हो गया उसके बारे में, और उसके बारे में डेरिवेशन भी हो गए। तो अगर वीडियो हमारी ये पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया गया है, और आप वहां से PDF डाउनलोड करके आप नोट्स अपना बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा पहला यहाँ पे फिनिश हो जाए। इस चैप्टर में बस क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों के नाम है और उनके रिसर्च है, तो वो चीज आप लोग बुक से, राइस क्ले बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
बाकी और चीज इस चैप्टर में क्लियर हो गया। थैंक्स टू ऑल, गुड बाय।